नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली के बुराड़ी में विरोध प्रदर्शन की अनुमति के बावजूद प्रदर्शनकारी किसान अभी भी सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दिल्ली पहुंचे किसानों की आज बैठक होने वाली है, जिसमें वो आगे की रणनीति तय करेंगे। इससे पहले शुक्रवार शनिवार की रात हजारों किसानों ने बॉर्डर पर रात गुजारी। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपना समर्थन दिया है। संगठन के चेयरमैन ने लोगों से अपील की है कि वे फांसीवादी ताकतों से संविधान को बचाने के लिए आगे आएं। सरकार ने कृषि कानूनों से किसानों की दुर्दशा को और बदतर किया है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली कूच कर रहे किसानों के समर्थन में हरियाणा के कर्मचारियों एवं मजदूरों ने भी मोर्चा खोल दिया है। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ शनिवार को कर्मचारी, पेंशनर्स और मजदूर सभी जिलों में आक्रोश प्रदर्शन करेंगे। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ यूपी के किसानों और भारतीय किसान यूनियन ने चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। यूनियन ने कहा है कि यूपी में कृषि कानूनों के विरोध में शनिवार और रविवार तक हाईवे जाम रखे जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। दिल्ली मेट्रो ने किसानों के आंदोलन के बीच आज मेट्रो की सेवाएं सभी रूटों पर बहाल कर दी हैं। बता दें कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली पहुंच रहे थे। इसके चलते एनसीआर से दिल्ली की तरफ जाने वाली मेट्रो सेवा बंद कर दी गई थी। पीएम मोदी आज पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद के दौरे पर हैं। वे यहां विकसित किए जा रहे कोरोना के टीके से जुड़े कार्यों की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में जायडस कैडिला में कोरोना वैक्सीन की समीक्षा की। इसके बाद हैदराबाद में भारत बायोटेक और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे। पीएम मोदी के लैब दौरे की स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पीएम मोदी एक सेनापति की भांति देश में किए जा रहे प्रयासों को नेतृत्व दे रहे हैं। लैब की उनकी यात्रा ये दर्शाती है कि कोरोना महामारी को लेकर कितने गंभीर हैं। पीएम मोदी ने निवार, चक्रवात और बारिश के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने बताया कि भारतीय नौसेना अगले 10 साल में पोत और पनडुब्बियों की खरीद में 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। नाइक ने कहा कि भारतीय नौसेना का 60% से ज्यादा बजट पूंजीगत खर्च के लिए रखा गया है। दुनिया भर के 100 देशों के राजदूत 4 दिसंबर को भारत की वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करेंगे। पुणे के डिविजनल कमिश्नर सौरभ राय ने बताया है कि सभी राजदूत सीरम इंस्टीट्यूट में वैक्सीन वितरण योजना और उत्पादन का जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद चुनाव के पहले चरण की 43 सीटों पर मतदान जारी है। प्रशासनिक स्तर पर मतदान सफल बनाने के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। जिन 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान चल रहा है, उनमें 25 कश्मीर और 18 जम्मू में है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बिल्डरों से कहा है कि वे ना बिक पाए घरों को जल्दी से बेचने का प्रयास करें। उन्होंने कहा है कि वो आवास बिक्री को बढ़ावा देने के लिए संपत्ति के पंजीकरण पर स्टाम्प ड्यूटी कम करने के लिए राज्य सरकारों को पत्र लिखेंगे। भारत सरकार ने ओला, उबर जैसी कैब कंपनियों के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया है। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक टैक्सी संचालन करने वाली कंपनियों को राज्य सरकारों से लाइसेंस लेना होगा। यात्री और ड्राइवर की सुरक्षा को खतरा हुआ तो लाइसेंस निलंबित हो सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 3 दिसंबर को सीबीएसई बोर्ड और प्रदेश शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों से संवाद करेंगे। कोरोना के चलते बंद स्कूलों में शैक्षणिक सत्र पूरी तरह ऑनलाइन चल रहा है। ऐसे में केंद्रीय गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेशों के तहत परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा की जाएगी। भारत की अर्थव्यवस्था पर जीडीपी के सरकारी आंकड़ों को जारी कर दिया गया है। इस बार चालू वित्त वर्ष में तीसरी तिमाही की जीडीपी में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि दूसरी तिमाही की जीडीपी के तुलना में तीसरी तिमाही की जीडीपी में सुधार हुआ है। राहुल गांधी ने मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही की गिरी जीडीपी पर बयान दिया है। राहुल ने कहा है कि जीडीपी 7.5% गिर गई है, लेकिन जीडीपी गिरने पर पीएम दावा करते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था पहली बार आधिकारिक तौर पर मंदी में गई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 30 नवंबर को एससीओ की अध्यक्षता कर सकते हैं। भारत पहली बार एससीओ देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद के सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। बता दें कि भारत 2017 में इसका स्थायी सदस्य बना था। संगठन में रूस, चीन और कजाकिस्तान सदस्य हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना की टीआरएस सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि केसीआर के जाने का समय आ गया है। जनता इस भ्रष्ट शासन से परेशान हो चुकी है। बता दें कि 1 दिसंबर को होने वाले नगर निगम के चुनाव से पूर्व हुए रोड शो के दौरान नड्डा ने ये बातें कही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद और विधानसभाओं में हंगामों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई है, जो इस पर चर्चा कर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, ताकि स्वस्थ राजनीतिक माहौल में विधेयक पारित किए जा सकें।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने श्रीलंका पीएम महिंदा राजपक्षे से मुलाकात की। राजपक्षे ने इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत से सहयोग जारी रखने का आग्रह किया है। डोभाल ने कहा है कि भारत और श्रीलंका समुद्री सुरक्षा पर सहयोग जारी रखेंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कंपनियों के निजीकरण और रसोई गैस सब्सिडी पर बड़ा बयान दिया है। प्रधान ने कहा कि सरकार बीपीसीएल और एचपीसीएल की अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, लेकिन इन कंपनियों के उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी सरकार देती रहेगी। 1 दिसंबर को होने वाले निकाय चुनाव के प्रचार के लिए गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद पहुंच गए हैं। शाह ने आज सुबह सबसे पहले भागनगर मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने अपने रोड शो की शुरुआत सनत नगर से की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के रक्षा मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वार्ता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों ने एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच जल सर्वेक्षण क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। दोनों देश जल सर्वेक्षण संबंधित आंकड़े साझा करेंगे। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 93,51,000 के पार पहुंच गया है। इनमें से अभी तक 1,36,000 लोगों की जान जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में 41,322 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 485 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6 करोड़ 19 लाख से ज्यादा हो गया है। अभी तक 14,48,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 4 करोड़ 27 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं संक्रमितों के बढ़ने से अमेरिका के अस्पतालों पर बेतासा बोझ बढ़ गया है। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक V हिमाचल के बद्दी में तैयार की जाएगी। इसके लिए बद्दी की कंपनी पनेसिया से करार हुआ है। दिसंबर में कंपनी स्पुतनिक टीके का उत्पादन शुरू कर देगी। वहीं मैनकाइंड कंपनी के साथ दवा की मार्केटिंग को लेकर भी बात चल रही है। दिल्ली में कोरोना के टीके का पहला भंडारण राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में होगा। इसकी तैयारियों में करीब 15 दिन का समय लग सकता है। दावा किया जा रहा है कि जब भी टीका उपलब्ध होगा, महज कुछ सप्ताह में ही पूरी दिल्ली का टीकाकरण हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की तबीयत बिगड़ने पर कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में भर्ती कराया गया। साध्वी को 22 नवंबर से बुखार है। सीने में तेज दर्द उठने पर एलपीएस कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में उनकी जांच की गई। यहां उनकी रिपोर्ट सामान्य पाई गई है। महाराष्ट्र के एनसीपी विधायक भरत भालके का पुणे के अस्पताल में निधन हो गया है। उन्हें कोरोना के बाद की समस्याओं के उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। वो 30 अक्टूबर को कोरोना से संक्रमित हुए थे। तब वे 4 दिनों में ठीक होकर अपने घर लौट गए थे। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि भारत और नेपाल की सोच समान है। दोनों देशों का दृष्टिकोण एक जैसा है। भारत हमेशा नेपाल के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए मददगार रहता है। इसमें भारत उसका सबसे अहम और विकास का साझेदार दोस्त है। आरबीआई ने देश के विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर 20 नवंबर को खत्म हुए सप्ताह के मौके पर आंकड़े जारी किए हैं। इस बार के सप्ताह में 2.518 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई है। अब विदेश मुद्रा भंडार 575.29 अरब डॉलर के लिए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने सीएम गहलोत पर पलटवार किया। पुनिया ने कहा कि बीजेपी पर नकारात्मक राजनीति करने का सीएम गहलोत का आरोप बेबुनियाद है। इन बयानों से उनकी हताशा झलक रही है। लालू पर बयानबाजी करने वाले मुकेश सहनी पर राबड़ी देवी ने पलटवार किया है। राबड़ी ने कहा है कि सहनी कितने बड़े लालची हैं, ये हमें और उन्हें पता है। अगर हमने मुंह खोल दिया तो बेइज्जत हो जाएंगे। राबड़ी के इतना बोलते ही मुकेश सहनी चुप होकर सदन में बैठ गए। आंध्र प्रदेश में चक्रवात निवार के कारण पिछले 2 दिनों में भारी बारिश हुई। आंध्र प्रदेश में करीब 30,000 हेक्टेयर में लगी फसलें नष्ट हो गई हैं। बाढ़ के कारण 180 किलोमीटर से अधिक की सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। 10,000 से भी अधिक लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। गुजरात सरकार व्यापार को और आसान बनाएगी। नए निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार श्रम कानूनों में ढील देगी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देना है। इस कदम से लाखों की संख्या में नए रोजगार का सृजन होगा। यूपी में कृषि भूमि के लैंड यूज बदलने वाले किसानों को सरकार ने राहत दी है। सीएम योगी ने कहा है कि लैंड यूज चेंज के लिए अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसकी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। आवेदन पर 45 दिन के अंदर अधिकारियों को फैसला देना होगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि बुलेट ट्रेन के 72% ठेके भारतीय कंपनियों को दिए जाएंगे। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा। पुल और सुरंग बनाने का काम भारतीय ठेकेदारों को मिलेगा। वहीं सिग्नल और टेलीकॉम का कार्य जापानी कंपनियां संभालेंगी। चुनाव आयोग ने पीडीपी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती को नजरबंद नहीं किया गया। पुलिस ने उन्हें सुरक्षा जोखिम के चलते पुलवामा की यात्रा न करने की सलाह दी थी। ये सुरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है।
केंद्र सरकार ने हेलमेट के मानकों में परिवर्तन किया है। अब देश में केवल भारतीय मानक ब्यूरो में प्रमाणित हेलमेट ही बनाए और बेचे जा सकेंगे। इससे हेलमेट की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हेलमेट आदेश 2020 जारी किया है। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली और मजबूत होगी। इसके लिए डीटीसी बोर्ड ने 1250 वातानुकूलित बसें खरीदने का निर्णय किया है। ये निर्णय एक बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार से कोरोना जांच बढ़ाने के लिए बार बार कहा गया, लेकिन उसने जांच क्षमता और RT-PCR जांच बढ़ाने के लिए कदम नहीं उठाए। मिजोरम के निर्दलीय विधायक लाल दुहोमा को आयोग घोषित कर दिया गया है। उन पर दल बदल कानून के तहत विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई की है। बता दें कि लाल दुहोमा जोराम पीपल्स मूवमेंट पार्टी के विधायक थे। उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 250 करोड़ रुपए किसानों को अनुदान के रूप में दिया है। रावत ने कहा कि सरकार का प्रयास रहा है कि किसानों का भुगतान समय और पारदर्शिता के साथ हो। बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने शुभेंदु अधिकारी के बंगाल मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का पतन शुरू हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी का हमारी पार्टी में स्वागत है। भाजपा में कई अन्य नेताओं के लिए भी द्वार खुले हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत जलवायु कार्रवाई पर दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। 2020 से पूर्व भारत ने जलवायु लक्ष्यों को हासिल कर लिया। बड़े कार्बन उत्सर्जन के लिए भारत जिम्मेदार नहीं है। यूपी में धान खरीद में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों पर गाज गिरी है। PCF के MD ने कानपुर और सोनभद्र के क्षेत्रीय प्रबंधकों को निलंबित कर दिया है, जबकि फतेहपुर के जिला प्रबंधक को हटा दिया गया है। बता दें कि इस वर्ष पिछली साल की तुलना में 1.65 लाख मीट्रिक टन ज्यादा खरीद की गई है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने दावा किया है कि ऑस्ट्रेलिया भारत को सभी प्रारूपों में बुरी तरह से हराएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय वनडे टीम मुझे पुरानी रणनीति वाली लगती है। भारतीय टीम में सिर्फ 5 गेंदबाजी विकल्प और बल्लेबाजी भी इतनी गहरी नहीं है। पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने ऑस्ट्रेलिया से हार के लिए भारत की फील्डिंग को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि भारत ने टुकड़ों में अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन टीम की फील्डिंग काफी खराब रही। बहुत मिसफील्ड हुए और बहुत कैच भी छूटे। वर्षा से बाधित पहले T20 मैच में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 180 रन बनाए। जवाब में नीसम और सेंटनर की तूफानी बल्लेबाजी की मदद से न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की। कोरोना महामारी के चलते इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच अगले साल की वनडे सीरीज स्थगित कर दी गई है। बता दें कि 3 मैचों की वनडे सीरीज को अगले साल मई में खेला जाना था, लेकिन बिना दर्शकों के मैच खेलने की संभावना के कारण इसे रद्द करना पड़ा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।